हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं जो 2020-21 में मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर आया था एक के टी यू में, बी फार्मा 5th सेमेस्टर का, इसको सॉल्व। इससे पहले के ऑलरेडी सारे जो लेक्चर्स हैं वो आ चुके हैं और 2019-20 वाला जो पेपर था वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी का जो सी क्वेश्चन था इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं ये होते क्या हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एज एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों चीजों में से। अब यहाँ पर है ना, पूछा तो गया है हमें सार और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्काइलेटिंग एजेंट का। ठीक है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत ये है यहाँ पर कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं ना उसकी खुद में ही 4-5 कैटेगरी होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 4 कैटेगरी हैं एल्काइलेटिंग एजेंट की, है ना। अब इन चारों कैटेगरी का अलग अलग सार होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि हाँ आपको पता है कि 4 कैटेगरी होती हैं, चारों का अलग अलग होता है, लेकिन चारों का अलग अलग हमें लिखना थोड़े ही है, पर आपको बताने के लिए ना यहाँ पर ऐसे इसका क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपको पता है। ठीक है, वैसे ये गलती से ही हो गया होगा, या मतलब हो सकता है उसने ये देखने के लिए कि बच्चों को पता भी है या नहीं पता है, ये देखने के लिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया हो, है ना। तो यहाँ पर एल्काइलेटिंग एजेंट का अगर पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लासिफाई कर देना है एल्काइलेटिंग एजेंट को। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो 4 ये बेसिक क्लासेस होती हैं, उसकी 2 और होती हैं, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको जरूर लिखनी है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन मस्टर्ड की, जिसके अंदर ये वाले ड्रग्स आते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है थाइलिन अमाइंस की, जिसके अंदर एक ड्रग आता है थायोटिपा। एल्काइल सल्फोनेट्स की बुसल्फेन होता है, और नाइट्रोसो यूरिया में कार्मस्टीन और लोमस्टीन होते हैं। ठीक है, तो ये जब आपने ऐसे क्लासिफाई कर दिया उनको तो उसके बाद में आप जो यहाँ पर सार बताओगे ना वो इसका बताओगे। वैसे आपको पूछा किसका गया है, एल्काइलेटिंग एजेंट का, लेकिन क्योंकि एल्काइलेटिंग एजेंट खुद में बहुत बड़ा है, एक उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, सबका अलग अलग सार होता है, तो अभी आप एक कैटेगरी का बता सकते हैं बस। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ही जो कैटेगरी है उसी का ही सार को करेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया है हमारा सार ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, यानी यहाँ पर हम करेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी था उसका सार लिखेंगे। इसका सार है ना है भी इजी, ऐसे ज्यादा हार्ड वर्ड है भी नहीं, है ना, और ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है, बहुत ज्यादा इजी है। नाइट्रोजन बनाना है, नाइट्रोजन पे एथाइल ग्रुप ऐड करवाना है दोनों साइड में, और फिर एक एक क्लोरीन ग्रुप ऐड करवा देना दोनों साइड, और इधर लगा देना है CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सार लिखेंगे। तो सार भी इजी है, जितनी चीजें यहाँ पर हैं आपको लिखना है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे यहाँ पर इथाइलिन मोइटी जो है, इथाइलिन मोइटी कौन सी है, मैथ एथ ये वाली है ना। तो ये जो इथाइलिन मोइटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये कहाँ पर है, नाइट्रोजन और क्लोरो ग्रुप के बीच में। तो देखियो नाइट्रोजन ये रहा और क्लोरीन ये रहा, इन दोनों के बीच में ही तो है, नाइट्रोजन क्लोरीन इन दोनों के बीच में ही तो है ये थाइलिन ग्रुप। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए कार्बोनियम आयन की। ठीक है, कार्बोनियम आयन ही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कार्बोनियम आयन इसी से ही बनेगा, ठीक है, इसी ग्रुप से ही। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इथाइलिन ग्रुप होता है अगर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं ना, यानी इथाइलिन ग्रुप कौन सा है, ये वाला है CH2CH2। तो अगर हम इस ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ CH2 से, यानी एक CH2 हटा दिया हमने, या फिर एक CH2 अगर और ऐड कर दें, है ना, 2 तो है ही, हमने एक और ऐड कर दिया, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि या तो अगर एक CH2 कर दें इसको या 3 CH2 कर दें तो अबॉलिश हो जाती है एक्टिविटी, यानी खत्म हो जाती है एक्टिविटी। हेलोजन अगर हम लगाते हैं क्लोरीन के अलावा, क्लोरीन के अलावा कौन से, अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन लगाते हैं, ब्रोमीन लगाते हैं या आयोडीन लगाते हैं इस क्लोरीन की जगह, तो भी जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। तो मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही लगाना है। नेक्स्ट है जो एल्काइल ग्रुप होता है नाइट्रोजन पर, कौन सा, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन पर, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपाउंड को, पूरे कंपाउंड को स्टेबल यही ही रखेगा, जो CH3
CH3 है ये, ठीक है। अब इसके बाद में है कि जो एलिफेटिक नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है वो मैक्लोरिथामीन है। फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड यही है ना, हमने ऊपर पढ़े थे ना नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी, उनमें से जो फर्स्ट ड्रग है ना वो यही ही है मैक्लोरिथामीन, जो कि यही ही स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा ना, सेम स्ट्रक्चर है मैक्लोरिथामीन का। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है इसकी, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, इसीलिए इसके लिमिटेड यूज है, क्योंकि जहां पर इसको एक्टिविटी नहीं भी देनी है वहां पर भी जाके एक्टिविटी दे देता है, वहां पे भी जाके रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसके लिमिटेड यूज है ना। अब हमें क्या करवाना है, मैक्लोरिथामीन से और अच्छे अच्छे ड्रग बनवाने हैं। तो कैसे बनवाएंगे, बाद में हमें मेल्फेलन और क्लोराम्ब्यूसिल ये दो ड्रग भी डेवलप करे गए बाद में, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप के अंदर क्या क्या लगाया गया, एक में तो था फिनाइल एलानिन। अब देखिए फिनाइल एलानिन कौन सा है, ये है फिनाइल और ये है एलानिन, है ना। अगर आपने फिनाइल एलानिन जो अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा तो ये है फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर। तो हमने ये स्ट्रक्चर ऐड करवा दिया, किसकी जगह ऐड करवाया है, CH3 की जगह। जो यहाँ नाइट्रोजन के बाद में CH3 लग रहा था उसकी जगह हमने ये वाला ग्रुप ऐड करवा दिया, ठीक है। और सेकेंड में क्या करवाया है, अमाइनो फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमाइनो फिनाइल, और ये क्या हो गया, ब्यूटायरिक एसिड, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूटायरिक एसिड। ये COOH भी लिख सकते हैं इसको, है ना, CO2H नहीं लिखना चाहते हो आप, CO2H या COOH दोनों है तो एक ही, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर COOH भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे लिख लेना, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमाइनो, और ये क्या, ये अमाइनो फिनाइल, और ये क्या हो गया, ब्यूटायरिक एसिड, है ना। किस किस के स्ट्रक्चर में लगाया, ये मेल्फेनल बनवा दिया और क्लोराम्ब्यूसिल बनवा दिया, है ना। अब ये बनवा के हमें फायदा क्या मिला, तो देखिए जो बाइंडिंग होती है अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट की फिनाइल ग्रुप के साथ में, है ना, इसके साथ में जो हमने ये अमाइनो एसिड लगवा दिया है, इससे हुआ क्या है, ओरल रूट अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। यानी पहले हम इनको ओरली नहीं ले सकते थे क्योंकि ये डिग्रेड हो जाते थे, पर हम ये वाले जब हमने ग्रुप ऐड करवा दिए हैं दोनों, तो अब हम इनको ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में भी इनको ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रेजेंस जो होती है एरोमेटिक रिंग की, वो मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्टेबल भी बना देती है, मतलब जल्दी से ड्रग जो है वो डिग्रेड होगा ही नहीं, ठीक है। बहुत ईजी है इसका सार, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो बेंडामस्टीन होता है ना, देखिए बेंडामस्टीन को आप कैसे याद रखेंगे, बेंडामस्टीन में होता है बेंजमिडाजोल, ठीक है, ये बनाया ही इससे ही गया है। BE का मतलब ये वाला BE हो गया, है ना, और ND का मतलब हो गया यहाँ पर ये जो ND है, N ये वाला और D ये वाला, तो बेंजमिडाजोल से ही बेंडा लगा दिया है। बेंडामस्टीन जो होती है उसमें बेंजमिडाजोल रिंग होती है जो कि और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देती है मॉलिक्यूल को, और उसका जो एक्शन होता है वो फास्टर होता है और ज्यादा लोकल होता है, ठीक है। तो बेंडामस्टीन का जो स्ट्रक्चर है वो है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या ऐड करवा दिया, ये हो गई बेंजमिडाजोल रिंग, और ये जो ऊपर था ब्यूटायरिक एसिड ग्रुप वही ही है, ठीक है, ये वाला ग्रुप ही है ये, है ना। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ COOH लिख दीजिए, ये वाला यहाँ पर मत लिखिए, है ना, बात तो एक ही है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट है वो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सार भी इजी है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इजी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें भी से भी जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर इसका सार पूछ लिया जाता है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, बेसिकली ऐसे था, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, और यहाँ पर था CH3, या हम यहाँ पर सीधा R लिख लेते हैं, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने अभी लिखे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड इसका। तो ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट कहाँ से बनाते हैं, ये वाले पोर्शन से, यहाँ से बना देते हैं ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब ये जो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना ना, ये वाला जो बना, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर है, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, तो यही तो है एल्काइल ग्रुप, मैथ एथ, ये हो गया एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है ना, उसको। नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं डीएनए के अंदर, 2 होते हैं ना, प्यूरिन और पायरिमिडीन, है ना। प्यूरिन में भी 2 होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब ये जो एल्काइल ग्रुप बना है ना, ये एल्काइल ग्रुप इनमें से किसी के भी साथ जाके हो जाता है बाइंड,
ठीक है, इन चारों में से किसी के भी साथ जाके हो जाएगा ये बाइंड। ठीक है, अब ये चारों में से भी किसी के भी साथ बाइंड हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड बना करके। इन चारों में से भी सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है वो कौन सा है, ग्वानिन है सेंसिटिव सबसे ज्यादा। और ग्वानिन की भी कौन सी पोजीशन, 7th पोजीशन, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप बना या हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बना, ये ट्रांसफर कर देता है इस एल्काइल ग्रुप को इन चारों नाइट्रोजनस बेस में से किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। इनमें से भी ग्वानिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है और ग्वानिन की भी 7th पोजीशन जो होती है वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, यहां पर सबसे ज्यादा जाके बाइंड हो जाता है एल्काइल ग्रुप। और किस बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से, यानी छूटेगा ही नहीं। इसके बाद में क्या होता है, जो मॉडिफाइड ग्वानिन है, यानी ये जो मॉडिफाइड ग्वानिन हो गया ना इसके 7th पोजीशन से, तो ये वाला एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, तो अभी ये जो ग्वानिन है ये हो गया मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड ग्वानिन जो है वो मिसपेयर हो जाता है थाइमिन के साथ, क्योंकि ग्वानिन के साथ क्या ऐड होता है, थाइमिन। ठीक है, थाइमिन के साथ मिसपेयर हो जाता है, यानी ये ऐड नहीं हो पाता जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है वहां पर। इसीलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहां पर ये प्यूरिन और पाइरिमिडीन बेस आके आपस में अटैच होते जाते हैं, तभी तो डीएनए बनता है। अब जब ये अटैच ही नहीं होगा तो डीएनए बनेगा कहां से, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है इनहिबिट। इसी की वजह से ही डैमेज हो जाता है डीएनए मॉलिक्यूल में और अल्टीमेटली क्या होता है, सेल जो होता है उसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, तो आपको, आई होप आपको आ गया होगा समझ अभी अच्छे से। और भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और अच्छे से आपको समझा दूंगी। आई होप आपको अभी क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट